अब स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट टॉपिक के साथ में। फर्स्ट टॉपिक है हमारा चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में हम करते क्या है? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और देखने को कैसे मिलेंगे? दो टाइप से मिलेंगे। चार्ज अगर पड़ा है एकदम ऐसे स्टैटिक पोजीशन पे है तो भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी, मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ में एसोसिएट हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रेडिएशन तीनों दिखेंगे। तो चार्ज एक ऐसा इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी है जो हमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, हम अभी पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा। जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आ जाएगा, मींस आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट आने लग गया, तब आपको क्या दिखाएगा? ये मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाने लगेगा। वो आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? उसमें पढ़ेंगे ये चीज। तो करंट प्रोड्यूस हुआ, आपने पढ़ा होगा ना कि सर I इज इक्वल टू क्या होता है? dq बाई dt। व्हाट इज q? q इज चार्ज। तो आप करंट के लिए बोलते हो कि सर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ऐसे बोला जाता है। तो वो चार्ज के बारे में हम यहां पे पढ़ रहे हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कभी भी हम पार्टिकल यहां से वहां जाए, वहां से यहां आएगा, सर ये इतनी वेलोसिटी के साथ में जा रहा है, सर ये इतनी एक्सेलरेशन लेके जा रहा है, ये सब कुछ नहीं पढ़ेंगे हम। आई बात समझ में? ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है? और बाकी के आगे डायनेमिक्स चैप्टर्स में। अब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब मान लो वो बैठा चार्ज, मान लो वो बैठा चार्ज, ठीक है, ये बैठा चार्ज, ये जो चार्ज बैठे हैं ये क्या क्या इफेक्ट करेंगे, उन इफेक्ट की वजह से कौन कौन से प्रोडक्शन होंगे, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो अभी इस पूरे चैप्टर में करंट की बात कहीं नहीं आएगी। क्लियर है? दूसरी बात करते हैं, चार्ज के टाइप्स कितने हैं? चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं? चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। वेरी गुड, दो ही टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल नाम की चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल नाम का कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल एक सिस्टम होता है। समझ गए? मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 प्रोटॉन है। बताओ इसका चार्ज कितना है? 0, जिसको आप न्यूट्रल चार्ज बोल लो। मैंने बोला न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल के पास में चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं है। क्या ये सही है क्या? न्यूट्रल बॉडी के पास में चार्ज पार्टिकल नहीं है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके पास में चार्ज पार्टिकल्स है भाई। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 प्रोटॉन हो गए, मिलके न्यूट्रल हो गए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यहां पे इसके पास में क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 प्रोटॉन्स हैं। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। अब अगले आगे में गए, अगर मैंने बोल दिया इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो क्या हो गए? माइनस का 4e और प्लस का 5e। ये भी क्या है? ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? प्लस का e हो गया। समझे मेरी बात? नहीं समझे? तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। अरे क्लियर है कि नहीं? मान लो मैंने 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ही इलेक्ट्रॉन थे और 5 ही प्रोटॉन थे। बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेके आ गया मैं, तो अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। टोटल कितना हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास में क्या हो गया?
एक माइनस का चार्ज हो गया, इट मीन्स ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चार्ज दो ही टाइप का होता है, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तीन, पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम, नेगेटिवली चार्ज सिस्टम, न्यूट्रली चार्ज सिस्टम। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जैसे ये है, ठीक है, ये इसके अंदर चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन्स तो है, और मान लो मेरे पास में अगर ये मेटल का होता तो इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते, और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो चार्ज कैरियर का काम करेंगे, वो प्रोवाइड करवा सकते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। क्लियर? अगर हम उसको मोशन में ले आए तो, बट चार्ज तो है ना उसके पास में, तो चार्ज अगर है उसके पास में तो उसको क्या बोला जा सकता है कि चार्ज कंटेंट बॉडी है। अब उसके पास में प्लस का 5e है, माइनस का 5e है, दोनों मिल गए तो न्यूट्रल बॉडी होगी। प्लस का 5e है, माइनस का 6e है तो नेगेटिव बॉडी होगी, और प्लस का 5e और माइनस का 4e है तो पॉजिटिव बॉडी होगी। सिंपल एज दैट। क्लियर और नॉट? तो चार्ज हमारे पास में, और चार्ज पार्टिकल कितने होते हैं जनरली हमारे पास में, कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन, जिसका चार्ज कितना होता है, क्यू कितना होता है, -1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। फिर मास कितना होता है इसका, 9.1 10⁻⁻31 kg, राइट। दूसरी बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है तो ये माइनस क्यू होता है, तो ये प्लस क्यू हो जाएगा, दैट इज प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 kg, राइट। लास्ट बचता है न्यूट्रल, जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। इसका चार्ज कितना होता है, देयर इज नो चार्ज, इट मीन्स इट इज न्यूट्रल। ठीक है। अब मास की बात करें तो ये प्रोटॉन के मास के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो ऑलमोस्ट इसको बोल सकते हैं 1.66 10⁻⁻27 kg। क्लियर? इनके बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन हम करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। क्लियर? वहां पे हम छोटा छोटा मास भी चेक करेंगे, और छोटे से मास की वजह से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। फिर आता है हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्टर। देखा है न्यूक्लियर रिएक्टर? देखा है, फिल्मों में देखा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर। आयरन मैन मूवी नहीं देखी क्या? आयरन मैन मूवी में वो जो हार्ट निकालता है अपना यहां से, वो क्या है, एक आर्क रिएक्टर है। वो बोलता आर्क रिएक्टर है। व्हाट इज आर्क रिएक्टर? एक न्यूक्लियर रिएक्टर टाइप में काम करता है। प्लूटोनियम चिप डालता है उसके अंदर, वापस से डालता है, तब उसके पास में एनर्जी आती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वो सब चीजें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, आएगा आगे, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताओ। अब बात हम करेंगे इसकी यूनिट्स की, यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? सबसे पहला कूलम्ब यूनिट होती है। कूलम्ब, इसको हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट यही होती है, मतलब SI यूनिट इसी की यही हो जाएगी। क्लियर है? दूसरी यूनिट क्या होती है? दूसरी यूनिट होती है इसकी ESU और ESU। ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक होती है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक होती है फैराडे। ठीक है, ये सब होती है यूनिट्स। इन सब यूनिट्स का आपस में क्या रिलेशन है वो अभी देखते हैं, पहले नोट कर लो इसको। बस हो गई पकड़ तुम्हारी। यहां ध्यान दो, आवाज नहीं आनी चाहिए। अब यूनिट्स ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। सबसे पहली जो SI यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं कूलम्ब। इसको C से डिनोट करते हैं, राइट। अब इसी की यूनिट के बाद में डायरेक्ट डायमेंशन की बात कर लें तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? देखो, किसी की भी डायमेंशन निकालनी होती थी या यूनिट निकालनी होती थी, हम क्या करते हैं, उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला लिख दो। ठीक है,
तो हम जनरली लिखते हैं I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, डी टी इधर आ जाएगा, तो ये हो गया एम्पियर इनटू सेकेंड, दैट इज क्यू, यही कुलाम्ब होता है। तो कुलाम्ब को क्या हो सकते हो, एम्पियर इनटू सेकेंड। समझ गए नहीं समझ गए? तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, A1 T1। क्यों? क्योंकि एम्पियर जो करंट होता है वो हमारी फंडामेंटल डायमेंशन होती है, फंडामेंटल यूनिट्स में से एक है। क्लियर और नॉट? ठीक है। दूसरी यूनिट होती है इसकी ESU। व्हाट इज ESU? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब ये स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अब इसका कन्वर्जन मैं लिख रहा हूं, गौर से सुनना मेरी बात। मैंने लिखा 3 इंटू 10⁹ ESU इज इक्वल्स टू 1 कूलाम, और 3 इंटू 10⁹ कूलाम इज इक्वल्स टू 1 ESU। बताओ क्या चीज होगी, क्या चीज नहीं होगी, कौन सा सही है, फर्स्ट की सेकेंड? तुम बताओ, जल्दी बता दो फटाफट, फिर आगे करते हैं। फर्स्ट सही है? कैसे? चलो मान लिया फर्स्ट सही है, कैसे बताया तुमने फर्स्ट सही है? क्योंकि सर आपने लिख दिया स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। याद करो यूनिट डायमेंशन में पढ़ते थे NU इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, अगर नंबर बड़ा है तो यूनिट छोटी होगी। ये कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, ESU यूनिट है, तो नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये सही है, ये गलत है, करेक्ट और नॉट? तो फर्स्ट तो ये आ गया। सेकंड हम बात करते हैं नेक्स्ट EMU की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, समझ गए? ये इससे बड़ी होती है यूनिट, तो मतलब ये स्मॉलेस्ट तो है नहीं, और ये कूलाम से भी बड़ी यूनिट है। ठीक है, अगर कूलाम से बड़ी यूनिट है तो मुझे बताओ 1 कूलाम इज इक्वल्स टू 10⁻10 EMU होगा, या फिर 1 EMU इज इक्वल्स टू 10 कूलाम होगा? दोनों में से एक बताओ। समझ गए तुम लोग? लास्ट एक मैं और बता रहा हूं, इस साइड में हटा दो इसको। एक होती है फेराडे, ठीक है, लिखी हुई है ना, फोर्थ हो जाएगी फेराडे। फेराडे के बारे में बात करें तो फेराडे सबसे बड़ी यूनिट होती है, इट इज बिगेस्ट यूनिट या फिर लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो 1 फेराडे इज इक्वल्स टू 96472 कूलाम, या फिर 1 कूलाम इज इक्वल्स टू 96472 फेराडे। फर्स्ट हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अरे समझ गए नहीं समझ गए? डन। अब इसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए 1 फेराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलाम यूज कर सकते हो आप ऑलमोस्ट के लिए। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन समझ लो, चाहे नोट पॉइंट समझ लो। हम ये करते हैं कि ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या रहना चाहिए। सबसे बड़ी यूनिट कौन है, फेराडे, तो फेराडे सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी। उससे छोटा कौन है, EMU के ESU, EMU हो जाएगा EMU। उससे छोटा कूलाम, उससे छोटा ESU। तो ये क्या होगी, लार्जेस्ट यूनिट, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट। करेक्ट और नॉट? क्लियर है? चलो कर लो, इसको नोट कर लो फटाफट। तो चार्ज कितने टाइप का था, 2 टाइप का। कौन कौन सा, कौन कौन सा? एक तो होता था हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज, और एक होता था नेगेटिवली चार्ज। तो गौर से सुनना, सबसे पहले
मास वर्सेस चार्ज, इन दोनों के बीच की बात करते हैं। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो मास लेके आएगा, लेकिन अगर मास आया तो चार्ज आए कि नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है, गौर से समझना। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक न्यूट्रल बॉडी है जिसके अंदर +5 है और -B5 है, तो इसके पास में +5E और -5E है, तो ये न्यूट्रल बॉडी होगी। तो इसका मास मान लेते हैं इनिशियल m0। ठीक है, इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं, ऐसे नहीं लिखते, एडिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉडी कैसी बन जाएगी? इस बॉडी के अंदर 1 2 3 4 5 तो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, और 1 2 3 4 5 6, ये नया एक और चार्ज आ गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे। तो टोटल इस बॉडी का चार्ज कितना हुआ? नेगेटिव चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? तो अब इसका मास क्या हो जाएगा? m0 तो था, m0 पहले से था, प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया। समझे नहीं समझे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो इसका मास हैवी हो गया ना, तो मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज, और ये कितना हो गया? मास ऑफ न्यूट्रल चार्ज। अब अगर मैं इसमें से रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो ये बॉडी कैसी बन जाएगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये हो गया +5E और माइनस का 4E, तो चार्ज कैसा हुआ? प्लस का E चार्ज हुआ, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। तो पहले इसका मास कितना था? m0 था, अब एक पार्टिकल कम हो गया, तो माइनस का m ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इसका पार्टिकल का मास कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। तो अब बताओ कि मास किसका ज्यादा होगा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास ज्यादा, पॉजिटिवली न्यूट्रल का उससे कम, और पॉजिटिव का उससे कम। समझ गए नहीं समझ गए? ये तो स्टैटिक चार्ज की बात होगी। अब बात करते हैं अगर पार्टिकल मोशन में आ जाता है तो वो कैसा मूव करता है। तो मास इज इक्वल्स टू मूविंग मास, क्या हो जाता है? मूविंग मास होता है m0, मतलब m एट रेस्ट, इंटू 1 माइनस v²/c²। ये एक फॉर्मूला होता है, रिलेशन है, ठीक है, वेयर v इज वेलोसिटी और स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, और c इज स्पीड ऑफ लाइट। अब एक बात बताओ, अगर पार्टिकल, जैसे हम लोग हैं, हम लोग पार्टिकल नहीं है, हम लोग एक बॉडी है। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? अगर बॉडी मूव करती है, अगर बॉडी मूव करती है तो तुम कितनी वेलोसिटी ले लोगे? c के कंपैरिजन में कितनी वेलोसिटी ले आओगे? कुछ भी नहीं। तुम अगर 1 किलोमीटर पर सेकंड चलते हो ना, 1 किलोमीटर पर सेकंड, समझ रहे हो? मतलब ये 1 सेकंड हुआ, तुम 1 किलोमीटर दूर पहुंच गए। मतलब यहां से जयपुर जाना है तो जयपुर यहां से 300 किलोमीटर है कि नहीं है? मोटा मोटा 300 किलोमीटर है, और 300 किलोमीटर तुम 300 सेकंड में पहुंच जाओगे, तो देख लो कितने मिनट में पहुंच गए। बस क्या ऐसा पॉसिबल? अगर इतनी तेज स्पीड हो जाए, अब मैं कह रहा हूं ये तो अच्छी खासी स्पीड हुई ना, ठीक है, तो चलो मैं ये मान लेता हूं 300 किलोमीटर पर सेकंड में पहुंच रहे हो, 300 किलोमीटर पर सेकंड में पहुंच रहे हो, तो भी तुम लाइट की स्पीड के आसपास भी नहीं हो। समझ में आई कि नहीं आई बात? उसके आसपास भी नहीं हो, तो ये वाली वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो। यस, तो 1 में से ये माइनस होगा तो ऑलमोस्ट 1 ही आएगा, 1 का √1 होता है। तब हम बोलते हैं कि बॉडी के लिए रेस्ट मास जो होता है वही मूविंग मास होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन पार्टिकल तो बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन का साइज सोचो, इलेक्ट्रॉन का मास सोचो कितना होगा।
इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 10⁻⁻31 kg, -31 पॉइंट के बाद में जीरो लगाओ 31, तब जाके उसका मास डिफाइन होता है। समझ गए? इतना छोटा मास, और अगर उसको मोमेंटम दे दें, सोचो वेलोसिटी किस ऑर्डर की होगी, अच्छे ऑर्डर की होगी। तो वो अगर c के आसपास भी है, ठीक है, अगर c के आसपास भी है, मान लेते हैं कि हमारे पास में ऐसा कोई पार्टिकल होता है जिसकी स्पीड लाइट स्पीड के बराबर है, मान लेते हैं, मानने में क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी जो है वो c के इक्वल है, इट मीन c² / c², 1 बन गया, 1 - 1 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट हम बोलते हैं, दैट इज इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड, तो डिफाइन नहीं है। तो बॉडी का जो रेस्ट मास है, बॉडी का जो मूविंग मास है, वो हम डिफाइन कर सकते हैं, बॉडी का रेस्ट मास डिफाइन नहीं कर सकते अगर कोई बॉडी c वेलोसिटी से मूव कर रही है तो। लेकिन आइंस्टाइन ने प्रूफ कर दिया कि सर E = mc² होता है नहीं होता? इस इक्वेशन के बारे में एक बात करके दिखाओ। जब c तुम्हारा फिक्स है तो इट मीन्स यू आर सेइंग दैट मास कैन बी सेज एट E, मतलब मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। यही तो बोलना चाहता है ना, c तो फिक्स है, जितना ज्यादा मास है उतनी ज्यादा एनर्जी है, ऐसे ही बोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो मास है वो डिफाइन ही नहीं किया उसने, ये मास उसने डिफाइन नहीं किया। कैसे डिफाइन कर सकता है? एक बात सोचो, उसने बोला कोई ऐसा एक चार्ज पार्टिकल, कोई इतना छोटा चार्ज पार्टिकल जो c वेलोसिटी से मूव करे, अगर c वेलोसिटी से मूव कर गया तो उसका तो मास ही डिफाइन नहीं है, देन हाउ कैन यू रिलेट E = mc²? तो मास कैसे डिफाइन है? मास डिफाइन नहीं है। ये जो मास उसने बताया था वो मूविंग मास है, और मूव करते हुए पार्टिकल का मास कैसे डिफाइन करोगे तुम? डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए उसने एनर्जी का सहारा लिया। समझ गए नहीं समझ गए? एक्चुअली हमारी जो एनर्जी होती है वो होती है mv²। कितनी होती है? mv², और हम उसको काउंट क्या करते हैं? हाफ mv²। हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। क्यों काउंट करते हैं हाफ? क्योंकि हम सर एवरेज लेके चलते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मैंने बोला ये जो एसी चल रहा है, इस एसी के पास वाले जो पार्टिकल है वो ज्यादा ठंडे हैं कि लाइट के पास में जो पार्टिकल है वो ज्यादा ठंडे हैं? एसी के पास वाले। तो रूम का टेम्परेचर फिर वहां काउंट करोगे तो अलग आएगा, रूम का टेम्परेचर यहां काउंट करोगे तो अलग आएगा। तुम क्या करते हो? सेंसर लगे हुए हैं, सर इस पूरे के पूरे कमरे में कितने पार्टिकल है, तुम वर्ड्स में बोल नहीं पाओगे, इतने पार्टिकल है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उसका एक जीता जाता एग्जांपल ये बोल सकते हैं कि सर 1 मोल में 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अरे आवोगाद्रो भाई साहब याद है क्या तुम्हें? 10⁻6.023 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं ना एक मोल में। तो सोचो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल है तो इतने ग्राम या इतने केजी, यहां पे एयर है तो केजी में कितने ग्राम, एक ग्राम में कितने H2O, मतलब वाटर कंटेंट भी देखें या नाइट्रोजन देखें तो कितनी यहां पे गैसेस है। उन गैसेस का मोल निकालने के बाद में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो तुम, तो सोचो 10⁻23, मतलब ये करोड़ों अरबों में भी नहीं बोल पा रहे हम, इतने पार्टिकल है। तो हर एक पार्टिकल का एक एक की स्पीड पता करोगे क्या? नहीं, तो तुम एवरेज बोलते हो। तो एवरेज के लिए क्या आ जाता है? हाफ ले लेते हैं उसको। क्लियर है? इसलिए बॉडी के लिए क्या डिफाइन होती है? हाफ mv², और जस्ट एनर्जी क्या होती है? mc² होती है। क्योंकि अब हम डील नहीं कर रहे हैं बॉडी के साथ में, अब हम डील किस में कर रहे हैं? पार्टिकल्स में। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड स्टैटिक जब रहता है तब उसके प्रोड्यूस इफेक्ट के बारे में बात करो। इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, मैकेनिक्स के 2 पार्ट, स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक में आते हैं तो नाम जोड़ दो इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रोमैकेनिक्स मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस पार्टिकल पड़ा है चुपचाप ऐसे ही मार्कर की तरह, ठीक है? तो अब इसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है, वो बताओ, वो सारा का सारा इस चैप्टर में आएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम यहाँ पे मोशन की बात नहीं करेंगे, मूविंग पार्टिकल की बात नहीं करेंगे। जब पार्टिकल ही मूव नहीं हो रहा, जब चार्ज पार्टिकल ही मूव नहीं हो रहा, तो किस बात का करंट? कोई करंट की बात भी नहीं करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे हम डायनामिक्स में आ जाएंगे हम करंट की बात करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर और नॉट? क्लियर है? करो, नोट करो फटाफट।
अब करते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं, आप लोगों ने पहले तो ये देख ली होगी कि अगर कोई चार्ज स्टैटिक है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर कोई चार्ज डायनामिक है, डायनामिक मींस इन मोशन है, इन मोशन को भी डिफाइन करो आप लोग, कैसे डिफाइन करोगे, कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब अगर वेलोसिटी आपने कांस्टेंट कर दी तो ये क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद में आया, अगर चार्ज डायनामिक है बट वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, कोई एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब तुम ये बोलोगे सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो वो कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस रेडिएशन तीनों करेगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना। एक तो ये प्रॉपर्टीज है इसकी। फोर्थ, अब हम आते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए। एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी मींस आपने ये बोल दिया कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक चार्ज दे दिया Q1 पॉजिटिव, इसके अंदर चार्ज दे दिया Q2 नेगेटिव, इसके अंदर चार्ज दे दिया Q3 पॉजिटिव, इसके अंदर चार्ज दे दिया माइनस का Q4, ऐसे कुछ दे दिया, तो उसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, मतलब जैसा चार्ज है वैसा ही हो जाएगा। तो मतलब हम बोल रहे हैं Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। क्या हम इस चीज को एल्जेब्रिक सम बोल सकते हैं क्या, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, ये होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, चार्ज कंजर्वेशन का मतलब है, मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, इसके पास में प्लस का 2e है, माइनस का 3e है, प्लस का 4e है और माइनस का 7e है, तो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी क्या हो गया, इस प्रॉपर्टी को यूज करके बोलो क्या हो जाएगा। देखो 4 और 2 6, 6 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 7 माइनस का 4e। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डन है। ये चार्ज है, इसको मैंने कुछ भी प्रोसेस किया, जस्ट इमेजिन, इसको मैंने ऐसे बॉडी ली, उसके अंदर 4 पार्टिकल्स है, ठीक है, कौन कौन से, अरे इधर ध्यान देना, 4 पार्टिकल्स है, 2e 3e 4e और 7e, इस टाइप के पार्टिकल्स है। इसको मैंने बॉक्स में बंद कर रखा है, उस बॉक्स को मैं ऐसे शेक कर रहा हूं, उस बॉक्स को मैं फुटबॉल वाला के फुटबॉल खेल रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। उसके बाद में मैंने देखा कि इसकी बॉडी के अंदर, ये जो चार्ज बॉडी है, इसके अंदर प्लस का 9e पड़ा है, माइनस का 3e पड़ा है, प्लस का e पड़ा है, तो एक और चार्ज रह गया, इसका चार्ज है Q। तो बताओ इस बॉडी का टोटल चार्ज क्या रहेगा। आपने ये बोला था कि सर चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यही बोलते हैं। वैसे ही चार्ज है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो। आप इलेक्ट्रॉन को क्रिएट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज बनाया जा सकता है। जैसे मैं न्यूट्रल था तो मेरे अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो तो मैं पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, तो मैं चार्ज बना दिया मैंने,
तो बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पार्टिकल की बात कर रहा हूं। क्या पार्टिकल को चार्ज बनाया जा सकता है क्या? चार्ज कैन बी क्रिएटेड और नॉट? नहीं, वो आप सिस्टम बैठा रहे हो। जैसे आपने बोला कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कम कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी में तो चेंजेस आ ही रहा है ना। तो पार्टिकल में चार्ज का चेंजेस नहीं आएगा, बट सिस्टम में चार्ज का चेंजेस आ सकता है। अब यहां पे इस बॉडी के लिए टोटल चार्ज कितना था? -4e। तो यहां पे भी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -4e। तो आप बताओ आप Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो टोटल कितना होना चाहिए? 9e और ये e 10 10 - 3 7। क्लियर? तो 7 किसका? पॉजिटिव। तो आप क्या बोलोगे? सर प्लस का 7e प्लस Q इजिकल्स टू क्या होना चाहिए? माइनस का 4e होना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? 7e उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? माइनस का, तो 7 और 4 -11e। तो Q की वैल्यू क्या आ गई? -11e। समझ गए नहीं समझ गए? तो बॉडी के ऊपर जो चार्ज पहले था वही चार्ज बाद में रहेगा। अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाला, क्या यहां पे एक्सटर्नल कोई इफेक्ट किया है क्या आपने? कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं किया। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है क्या? नहीं निकाला। इलेक्ट्रॉन बाहर से लेके आए हो क्या? नहीं लेके आओ। इट मींस विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको नोट करो, फिर उसके बाद में आगे करते हैं। एक प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसकी जस्ट बाद में करते हैं, करो। नेक्स्ट करते हैं, चलो नेक्स्ट आते हैं हम किसमें? चार्ज कंजर्वेशन हो गया। अब करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि सर आपके पास में जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। समझ गए नहीं समझ गए? मतलब जो चार्ज है ना आपके पास में वो क्या होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन प्लस का, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 25 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं हो सकता कि सर माइनस का 2.5 इलेक्ट्रॉन। ये गलत है। आधा इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे? है कि नहीं? क्यों? ऐसा क्यों? क्वांटाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने ये कह दिया कि सर इस नंबर से हम ऐसे निकाल रहे हैं कि सर जो चार्ज आपने दिया है उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड कर दो, तो वो क्या आना चाहिए आपका? प्लस या माइनस एक इंटीजर आना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। समझ गए नहीं समझ गए? I फॉर इंटीजर। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसके चार्ज का? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, वेयर E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्यों बोला? सर आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हो? आप ऐसे बोल दो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एक ही बात है ना। हाँ एक ही बात है। आप तो प्लस लगा रहे हो, कभी माइनस लगा रहे हो, तो प्लस माइनस का तो झंझट ही नहीं है आपको। मैं तो नंबर्स की बात कर रहा हूं। नंबर क्या होना चाहिए? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। भाई माइनस लगा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली कंटेंट चार्ज है, प्लस लगाते हैं तो प्रोटॉन भी क्या है? प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सही बात है कि नहीं है? प्लस माइनस को अलग कर लो, मैग्नीट्यूड से मतलब है अपने को, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी काइंड ऑफ चार्ज विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। क्लियर है? अगर नहीं आता तो इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? जैसे मान लो आप में से किसी ने बोला सर Q इज टू 4 × 10⁻⁻20 कूलम, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? दूसरा लिखा मैंने Q इज टू 4 × 10⁻⁻19 कूलम और Q इज टू 4 × 10⁻⁻18 कूलम। बताओ सर कौन सा चार्ज पॉसिबल है? तो आप कौन सा पॉसिबल करोगे वो देखते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट निकाला, क्या आया? Q इज टू क्या है? 4 10⁻⁻20 कूलम। डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉन से, कितना आया? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। क्लियर है?
इससे ये मर गया 19 ऊपर, तो कितना बन गया 0.4 डिवाइडेड बाई 1.6। क्या ये कभी भी इंटीजर आ जाएगा क्या? नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब समझ गए नहीं समझ गए? अब यहां क्या बचा, सेकंड वाला चार्ज देखते हैं। तो Q बाई ई निकालना है, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻19 और ये हो गया 1.6 10⁻⁻19। इससे ये मर गया, तो इधर पॉइंट हटाए, इधर पॉइंट आ गया 40/16 होता है नहीं होता? अरे कंप्लीट इंटीजर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। कितना आ रहा है? 2.5। तो 2.5 आ रहा है, तो Q बाई ई इज इक्वल टू 2.5, दैट इज नॉट एन इंटीजर। तो ये चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये चार्ज पॉसिबल कैसे पता चला? देखते हैं, थर्ड देखते हैं। तो Q बाई ई निकाला, Q इज 4 10⁻⁻19 -18 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? ये ऊपर जाएगा प्लस का, तो क्या बन गया 40/1.6। तो 40/1.6 तो 400/16 हो गया। इसको 4 से कट कर लिया तो 100, 4 से कट कर लिया तो 4, 4 से कट किया तो 25। तो 25 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये पार्ट सही है, तो इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल, बाकी ये दोनों चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर कुलाम में आता है तो हम इंटीजर निकाल लेंगे, और अगर ऐसे आता है तो ऐसे तो पता ही है हमें 2.1 आधा इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे? तो यहां से एक बात निकल के आई, पहले ही पता थी वैसे तो यहां से एक बात प्रूफ और हो गई, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल चार्ज। करेक्ट और नॉट? इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं कर सकते आप। इलेक्ट्रॉन इज नॉट ब्रेकेबल, अनब्रेकेबल है इलेक्ट्रॉन। क्या प्रोटॉन के टुकड़े होते हैं? फिर होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज होते हैं? यस होते हैं, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल है। वो हाईली अनस्टेबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को स्मॉलेस्ट चार्ज नहीं बोला जाता। तो इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल चार्ज बोला जाता है। फंडामेंटल का मीनिंग क्या है? जो उससे नीचे वाले स्टेबल नहीं है। हो तो सकते ही हैं, जैसे मैं बोलूंगा क्वार्क पार्टिकल होते हैं, ठीक है? क्वार्क पार्टिकल को हम बोलते हैं अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। उनसे मिलके प्रोटॉन बनता है, उनसे मिलके न्यूट्रॉन बनता है। वो इलेक्ट्रॉन से छोटे होते हैं, लेकिन हाईली अनस्टेबल है, इस वजह से हम उसको क्या मानते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल नहीं मानते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्टिल फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज पॉसिबल है? यस है, काफी सारे हैं। म्यूऑन पार्टिकल ले लो, काफी सारे पार्टिकल ले लो, बहुत सारे पार्टिकल है, बट वो सारे हाईली अनस्टेबल है। आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे ना, तब मैं बताऊंगा। आप इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं टूटेगा। प्रोटॉन को तोड़ोगे, प्रोटॉन टूट जाएगा। न्यूट्रॉन को तोड़ोगे, न्यूट्रॉन टूट जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन नहीं टूटेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात मेरी? क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल चार्ज। डन? करो, नोट करो। तो क्वांटाइजेशन के अंदर बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल क्यों है। इलेक्ट्रॉन से छोटे भी चार्ज होते हैं, जिनको हम क्वार्क पार्टिकल बोलते हैं। क्वार्क पार्टिकल दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अप क्वार्क, जिसको हम U से डिफाइन करते हैं, और एक होता है डाउन क्वार्क, जिसको हम D से डिफाइन करते हैं। U का जो चार्ज होता है वो होता है +2e/3, इलेक्ट्रॉन का 2/3 पार्ट, ठीक है? और D का वैल्यू होता है -e/3। समझ गया नहीं समझ गया? क्लियर है? ये क्या इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज है? यस। हाईली अनस्टेबल होता है ये अनस्टेबल है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज फंडामेंटल, मतलब स्टेबल चार्ज इन द यूनिवर्स। क्लियर है? ये अनस्टेबल होता है। अब देखो, मैंने ये कहा कि आप एक बार 2u + d करके देखो, और एक बार 2d + u करके देखो, आपको क्या चीज मिलती है। करके देखें? तो देखो,
2u की वैल्यू कितनी है, अप क्वार्क की वैल्यू कितनी है, प्लस का 2e/3, और डाउन क्वार्क की वैल्यू कितनी है, माइनस का e/3। करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो ये हो गया प्लस का 4e/3 माइनस e/3, दैट इज 3e/3। तो आंसर क्या आया, प्लस का e। व्हाट इज प्लस e? दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस e, दैट इज प्लस 1.6 10⁻⁻⁻ कूलम। करेक्ट और नॉट? करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो प्रोटॉन बना दिया इसने। क्या प्रोटॉन टूटता है? यस, प्रोटॉन टूटेगा, प्रोटॉन टूट सकता है। क्लियर? दूसरा बनाते हैं। हमने कहा कि ये ट्राई करो 2d प्लस u करके देखो और क्या बन सकता है। तो देखो 2d की वैल्यू क्या है, माइनस का e/3, प्लस u की वैल्यू क्या है, प्लस का 2e/3। करेक्ट? इसको सॉल्व किया, माइनस 2e/3 प्लस 2e/3 कैंसिल हो गए। आंसर क्या आया, 0। 0 कंसिडर्ड एज न्यूट्रल। तो न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल का नाम दिया हमने न्यूट्रॉन। समझ गए नहीं समझ गए? इलेक्ट्रॉन तो खुद है बेटा फंडामेंटल। समझ गए? तो 3 टाइप के पार्टिकल्स को हमने बता दिया। तो न्यूट्रॉन इज डिफाइंड टू अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, एंड प्रोटॉन इज डिफाइंड टू अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। क्या प्रोटॉन टूट सकता है? यस। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन टूट सकता है? यस। इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज होते हैं? यस। इलेक्ट्रॉन से छोटे स्टेबल चार्ज होते हैं? नो। इलेक्ट्रॉन टूट सकता है? नो। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है? यस। समझ गए नहीं समझ गए? सिंपल सिंपल सी बातें कर लो फटाफट नोट उसको, इजी है। ये लो, ये 2 क्वेश्चंस करो, फिर आगे नेक्स्ट करते हैं। ठीक है?